अब एक बात समझना ध्यान से। अ, देखिए ये मेरे पास एक इमेजिनरी रिंग है, राइट। अगर मान लीजिए यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया जाए प्लस क्यू, आप मुझे बताइए इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। के क्यू बाय आर ना, अगर रेडियस आर है तो। केस नंबर वन। केस नंबर टू, इसी चार्ज को अगर मान लीजिए हम प्लस क्यू चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अब बताइए सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। वी अगेन के क्यू बाई आर। असल चीज ध्यान से समझने वाली क्या है, इन केस ऑफ पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो स्केलर में क्या होता है कि अगर पूरे के पूरे चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो क्यू है, तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पूरा यहां रखा हुआ है तो भी डिस्टेंस क्यू है, सरकमफेरेंस पे स्प्रेड कर दोगे तो भी हर एलिमेंट का डिस्टेंस आर ही रहेगा ना। इवन आप अगर मान लीजिए इसको आप सेमी सर्कल की फॉर्म में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसी चार्ज को प्लस क्यू चार्ज लिया और आपने उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इवन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर। इस बात से कोई फर्क नहीं चलेगा कि आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया या नॉन यूनिफॉर्म, उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है तो के क्यू बाई आर होगा। इसी तरीके से अगर हम पूरी की पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे हैं इस चार्ज को, तो भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर। इफ होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द circumference of the ring, and that situation the potential at the center becomes equals to kq by r। ये कहानी क्लियर हो गई। तो ये सभी रिंग वाले केसेस हैं। दूसरे केस पे आ जाइए, मुझे बताइए अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास यहां पर एक हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर को आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया जो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस जो है वो आर है, तब भी यहां का जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा। रीजन बताइए। हेमिस्फीयर पे रखोगे तो हर एलिमेंट का जो चार्ज है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, आर, तो के क्यू बाई आर होगा। पर यहां इसको आप चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी बात कर सकते हो। यहां चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है मान लीजिए, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपने क्यू चार्ज को कितने सरफेस पे दिया है, 2 पाई आर स्क्वायर। अरे यार कितने पे दिया है, समझ में आ गई बात। अब यहां मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो जो सिग्मा है वो क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये कहानी क्लियर। तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा ना। क्या मैं यहां इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की वैल्यू क्या रखूं, 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय आर ना। देखिए 2 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल, आर से आर कैंसिल, व्हाट इज द रिजल्ट, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आई बात। इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी इसके यहाँ पोटेंशियल होगा, ये अपन ने वी की बात कर ली। इसी तरीके से अगर आप पूरा का पूरा स्फीयर ले लो और उसकी सरफेस पे चार्ज दे दो, स्फीयर है ये, है ना स्फीयर, और चार्ज पूरी सरफेस पे दे दिया, अब बताइए सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। अगेन प्लस क्यू की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी, के क्यू बाई आर ही होगी ना। अरे यार, अब हमें पता है कि अगर ये कंडक्टर होगा तो सरफेस पे भी के क्यू बाई आर है और सेंटर पे भी के क्यू बाई आर है। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो पोटेंशियल के साथ खास बात क्या है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जो भी आप चार्ज रख रहे हो कहीं पे, उस चार्ज का जो टोटल डिस्टेंस है किसी गिवन पॉइंट से, अगर वो फिक्स बना होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनी रहेगी, के क्यू बाई आर। जल्दी से बना लीजिए फिर हम बात करते हैं आगे। ये रिंग के केस हैं और ये स्फीयर के केस हैं।
बढ़ जाए। अब जरा एक बात बताइए, हम यहां पर रिंग लेते हैं, ये रिंग है और रिंग का रेडियस आर है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया। इसका डिस्टेंस कितना होगा इससे? अगर स्मॉल आर है तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, क्या इस पॉइंट चार्ज का यहां से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो क्या v की वैल्यू जो बनेगी वो के क्यू बाई स्मॉल आर बनेगी? क्या v की वैल्यू के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगी? आप मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है जहां पे चार्ज रखा हुआ है उससे p पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो क्या सरकमफेरेंस के हर पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r ही है? तो अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक रिंग है, उस रिंग के सरकमफेरेंस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लाइक दिस, अगर ऐसा हम कर रहे हैं और इसका मान लीजिए रेडियस जो है वो r है, तो यहां से x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट होगा इसको चार्ज कितना दिया? प्लस क्यू। बताइए यहां पोटेंशियल क्या बनेगा? के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, यही तो होगा भाई। बोलो भाई, ये कहानी क्लियर? बोलो ना यार। धन्यवाद। अब सुनना ध्यान से, इफ दिस इज द सेंटर है ना ओ, एट ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे इसको जीरो पुट करोगे v की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू बाई आर। सिंपल। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू √3r है, बताइए v की वैल्यू क्या मिलेगी? के क्यू बाई 2r। आई बात समझ में? अगर x की वैल्यू √8r है, तो बताइए v की वैल्यू क्या मिलेगी? के क्यू बाई 3r। अगर ये √3 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, 3r स्क्वायर ना, बोलो ना भाई। ये जुड़ेगा 4r स्क्वायर, उसका √2r हो जाएगा। अगर ये √8 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 9r स्क्वायर से रूट बन जाएगा 9। ये डेटा मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसके जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें डिस्टेंस यही यूज करते हैं। तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि √3x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर, और √8r डिस्टेंस भी क्या होगा? के क्यू बाई 3r। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि यहां से एक चार्ज को यहां लेके आया, बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो क्यू डेल्टा वी, हमें यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, डिफरेंस निकाल लेंगे, क्यू डेल्टा वी कर देंगे। नहीं समझ में आई बात? इसको बनाइए, फिर अगला केस करते बढ़े? अरे बढ़े। धन्यवाद। बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बढ़ जाए।
पक्का? ये दो कोएक्सियल रिंग्स, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, दोनों का रेडियस R। हेलो, प्लस Q एंड प्लस Q, ठीक है। ये हमारी पहली रिंग है, ये हमारी दूसरी रिंग है। x की वैल्यू √3 R है। बताइए व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट C1? VC1 खुद की वजह से कितना? KQ बाय उसकी वजह से कितना? KQ बाय 2R, टोटल कितना? 3KQ बाय, ये कहानी क्लियर? VC2 कितना होगा उस खुद की वजह से? अगेन प्लस KQ बाय, क्योंकि आइडेंटिकल थी ना, कितना मिलेगा? 3KQ बाय 2R। किसी भी चार्ज को यहां से वहां ले जाने में कोई वर्क करना नहीं, समझ में आई बात? तो जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। लेकिन अगर इसी केस में मैं किसी एक को नेगेटिव कर दूं, अब दुनिया बदल जाएगी ना। अगर मान लीजिए हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, और ये लीजिए साहब, ये हमारे पास, ये लीजिए x बराबर अगेन √3R, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, और ये है C1 और ये है C2। रेडियस दोनों का कितना है? एग्जैक्टली सेम, R एंड R। अब मुझे बताइए व्हाट इज द VC1 खुद की वजह से? KQ बाय R पॉजिटिव ना, उसकी वजह से माइनस KQ बाय 2R। द आंसर इज व्हाट? KQ बाय 2R पॉजिटिव ना। अच्छा, VC2 की बात करते हैं, खुद की वजह से माइनस KQ बाय R, इसकी वजह से प्लस KQ बाय 2R। द रिजल्ट इज व्हाट? माइनस KQ बाय 2R ना। अगर मुझसे कहा जाए कि VC1 माइनस VC2 कितना होगा, तो आंसर आएगा KQ बाय R। अरे 1/2 माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मुझे बताइए? यहां से एक चार्ज को यहां ले आऊंगा तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। तो ये क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल किया हुआ है ना आपने। तो बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि VC1 माइनस VC2 ये है, तो VC2 माइनस VC1 क्या होगा? माइनस KQ बाय R। अब आप चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन लिख दोगे ना। नहीं समझ में आई बात? बनाइए। हाँ जी बच्चा पार्टी बढ़े। दोनों के समझ में आ गए? मतलब कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, वट एवर द वैल्यू ऑफ चार्जेस डजंट मैटर। जो चार्जेस देंगे उसके हिसाब से अपन ऐसे निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है मेनली। वर्क डन पूछ ले तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसका ख्याल रखना कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकाला जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसकी बात करेंगे? अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। लिखिए, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। लिखिए,
Earth is a conducting sphere. Earth is a conducting sphere. Earth is a conducting sphere with zero potential. With zero potential. Earth is a conducting sphere with zero potential. Earth is a conducting sphere with zero potential. आगे लिखो next point. When a charged body or any body which having, if a charged body or any body which having some potential, which having some potential connected with the earth, charge will be continuously flowing between them. Charge will be continuously flowing between them till their potential becomes zero. Their potential becomes zero. Charge will be continuously flowing between them till their potential becomes zero. इससे पहले हम जब भी चार्जेस की बात करते थे, चार्ज फ्लो की या चार्ज शेयर की, तो हम लिखते थे चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये पोटेंशियल इक्वल, धरती का पोटेंशियल किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, वो जीरो ही रहेगा। तो आप किसी भी बॉडी की अगर अर्थिंग कर दोगे तो धरती उसका पोटेंशियल जीरो करके मानती। तो जहां भी अर्थिंग शो हो रखी है किसी बॉडी की, मतलब उस बॉडी का पोटेंशियल कितना है, वॉट एवर बी द चार्ज ऑफ दैट बॉडी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिस बॉडी की आपने अर्थिंग कर रखी है ना, उसका पोटेंशियल बेटा जीरो होगा। उसका चार्ज जीरो होना मैंने नहीं लिखवाया, उसका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और लिखो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन a body is earthed or grounded, when a body is earthed or grounded, its potential will be zero. Its charge may be, its potential will be zero. Its charge may be positive, negative or zero. Its charge may be positive, negative और zero. अब समझिएगा ध्यान से। हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हम न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल कंडक्टर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, आपने कोई चार्ज इसको नहीं दिया हुआ है, यहां एक स्विच लगा हुआ है और ये अर्थिंग शो कर रखी। इनिशियली स्विच ओपन है, इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। कहानी क्लियर। इसको आपने कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके सराउंडिंग में यहां हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। कितना डिस्टेंस है आप मुझे बताइए। न्यूट्रल कंडक्टर, इसका कोई चार्ज, इसका चार्ज क्या है बताइए, जीरो। कहानी क्लियर। लेकिन फिर भी इसके पास इसकी वजह से पोटेंशियल तो होगा। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इन दिस केस? पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर will be definitely k q by r। क्या ये पोटेंशियल पॉजिटिव है? k q by स्मॉल r। क्या ये पोटेंशियल पॉजिटिव है? आप मुझे बताइए, इसके पास विदाउट एनी चार्ज इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है और अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। तो हमें ये बात पता है कि यार ये जो चार्ज आपने यहां रखा हुआ है, ये कुछ चार्ज यहां इंड्यूस करेगा, करेगा ना, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस करेगा। तो चार्ज इंडक्शन है। हमें यह बात समझ में आती है कि नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल सेंटर पे कितना है, जीरो। तो जो भी पोटेंशियल इसका है वो इसकी वजह से है। ये कहानी क्लियर। अगर मैं इसकी अर्थिंग कर देता हूं, यानी स्विच को मैं क्लोज कर देता हूं, तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे व्हाट हैपन, डेफिनेटली आप ऐसा कह सकते हो कि यहां रखा हुआ जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, जिसकी वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल आ रहा था के क्यू बाई स्मॉल आर, और यहां क्या चार्ज था, माइनस। ये कहानी क्लियर। क्या जब आप अर्थिंग कर दोगे
तो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। इसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। इसका फाइनल पोटेंशियल भी क्या है? 0 वोल्ट। लेकिन अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, पोटेंशियल क्या है इसका? 0, बट चार्ज इज व्हाट? नेगेटिव। ध्यान से सुनना, किसी बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है जैसे कि यहां था, पर इसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। अब मैं इसका पोटेंशियल 0 करना चाहता हूं तो मुझे इसको नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो आपने बेसिकली नेगेटिव चार्ज ही दिया है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा। असल कहानी क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन चल के आगे न्यूट्रलाइज हुए। तो क्या अर्थ से इलेक्ट्रॉन घुस गए कंडक्टर के अंदर? तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना। अब बताओ, क्या इसका फाइनल चार्ज नेगेटिव है? क्या इस नेगेटिव चार्ज का यहां पोटेंशियल नेगेटिव होगा? क्या इसका पोटेंशियल वहां पॉजिटिव है? क्या यहां इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू है? तो हम माइनस क्यू की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? कि साहब इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? तो बताइए, के क्यू बाई कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई स्मॉल आर। के से आप के को रवाना करें, क्यू की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आप मुझे बताइए, क्या कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर से? सो एज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन capital R, the value of R by R becomes less than 1. So magnitude of induced charge will be smaller than charge placed at the outside. नहीं समझ में आया? तो जो उस पर चार्ज बचा वो बाहर रखे हुए चार्ज से छोटा होगा। नहीं समझ में आई बात? बनाओ जल्दी से। आया समझ? चलिए, अब एक विशेष सूचना। हाँ हाँ, जरूरी है बताना, बहुत जरूरी है भाई, समझो बात को ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। या टुकड़े कर रखे हैं, अलग बात। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, दोनों को कंबाइंडली मिला क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहानी क्लियर? अब मेरे पास 2-3 बच्चों के मैसेज आए, जैसे अपन ने कल बात कर रहे थे, कैपेसिटर बीच में लेके आ गए थे। तो उनका जेन्युइन था कंसर्न कि साहब देखिए, मेरे को तो कैपेसिटर के कसम नहीं पता, मुझे कैपेसिटर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब कैपेसिटर को मैं कैसे समझूं? दुनिया का कोई भी टीचर बेटा कैपेसिटर पढ़ाएगा ना, वो क्यू बराबर सीवी बताएगा तुम्हें, यही बताएगा ना। तो पढ़ ले कैपेसिटर, क्यू बराबर सीवी हो गया ना। अब मुझे सी बराबर क्यू बाई वी को यूज करना है। अगर मैं वी निकाल लूंगा, वी की वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे कैपेसिटेंस मिलना शुरू हो जाएगा यार। हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तब मैं आपसे बोलूंगा, देखो मैंने आपको वहां बताया था इसलिए नहीं बताऊंगा, हम वहां दोबारा फिर बात करेंगे, पर मैं उसको स्किप नहीं कर सकता, वो बताना जरूरी है। सही जगह जो है कैपेसिटेंस को समझने की, वो यही है जहां आप अर्थिंग करते हो, वरना फिर आप रटते हो। आपको असल में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यही समझ में आता है, वरना आप रटते हो।
ये बहुत क्लियर है। तो करना कुछ नहीं है, हमें एक सिंपल सी बात करनी है। अभी मैं अर्थिंग के केसेस पे वापस आऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये कहानी क्लियर हो गई ना भाई? बोलो ना यार। अभी सिंपल सवाल से यहां 10 कूलम चार्ज रख दिया। सुनो ध्यान से, क्यू की वैल्यू कितनी? 10 कूलम। स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 आर। बताओ इसमें चार्ज कितना होगा? -5 कूलम। ये आर है, ये 2 आर है, ये 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 10 पुट करूंगा, 10/2 5 ना। हाँ जी, कुछ समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछली क्लास में अपन ने एक चर्चा की थी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या आई थी? KQ²/2R। कहानी क्लियर? कैपेसिटर के बारे में सिर्फ इतनी सी चर्चा की जाती है, कैपेसिटर होता क्या है। जिस तरह से मैं किसी कंटेनर में पानी भरता हूं, तो उसके एक मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम से ज्यादा पानी नहीं भर सकता मैं। उससे ज्यादा पानी भरूंगा तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। इसी तरह से जब किसी के पास मैं चार्ज डालता हूं, तो मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा चार्ज दूंगा तो चार्ज लीकेज हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करे, याद रखिए चार्ज स्टोर करने से कुछ नहीं होता। जहां कहीं भी चार्ज स्टोर होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वहां एनर्जी स्टोर होती। तो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए, यहां मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने आर रेडियस माना, प्लस क्यू, क्या ये प्लस क्यू सरफेस पे रेसाइड करेगा? बोलो भैया, अंदर फील्ड कितना? धन्यवाद। कहानी क्लियर? क्या इसकी यू सेल्फ थी? KQ²/। कहानी क्लियर? इसका पोटेंशियल कितना है? KQ/। धन्यवाद। अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या करोगे? C बराबर Q/V ना। शाबाश। Q/V की वैल्यू बताओ। KQ/R। कहानी क्लियर? क्या ये रवाना हुआ? क्या इसकी वैल्यू R/K मिली? क्या इसकी वैल्यू 4πε0R मिली? इसी में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या एक स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर, आई एम सॉरी, स्फेरिकल कंडक्टर। आप याद करो, आपके पंखे में पंखा ठीक नहीं चल रहा घर पे, फिर कंडेंसर खराब हो गया, वो कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर को कंडेंसर बोला करते थे, आजकल कैपेसिटर बोलते हैं। आजकल और अच्छे डिवाइस आ गए, उनके साइज छोटा हो गया, एनर्जी ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, पहले बड़े होते थे वो। अब सुनना ध्यान से, एक बात बताइए, ये जो फील्ड है क्या इस सरफेस से ट्रेवल करेगा? कहां तक जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। किस फॉर्म में? तो व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कि वो डोमेन जहां एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये जो एनर्जी स्टोर थी ये वाली, ये कहां से कहां तक स्टोर है? जहां तक फील्ड है। कहां तक फील्ड है? इंफिनिटी तक। अब मैं आपसे कहूं कि यार एक काम करो, इसको यूज करना है मेरे को, कैसे समेटोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। अरे बोलो भाई। तो इनफाइनाइट तक बिखरी हुई है ना। हमने तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? कि साहब ये कंडक्टर लिया, इसको चार्ज प्लस क्यू दिया, ये एनर्जी कहां तक चली गई? फिर एक शेल इसके आसपास रख दिया, इसने यहां कितना इंड्यूस किया? यहां कितना किया? फिर इसकी अर्थिंग कर दी, तो प्लस कहां चला गया? अर्थ में ना। तो क्या अब फील्ड यहां से यही खत्म हो जाएगा? क्या जो फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस पे पहले निकल रही थी, अभी भी उतनी निकलेंगी, पर अब फील्ड इन्फिनिट तक नहीं है। आपने एक स्मॉल वॉल्यूम में कन्फाइंड कर दिया, तो वो एनर्जी जो बिखरी हुई थी, विच इज कन्फाइंड इनटू द स्मॉल वॉल्यूम, नाउ यू कैन यूटिलाइज इट, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। नहीं समझ में आया? तो मेरे अगर समझना है कि कैपेसिटर होता क्या है, एनर्जी स्टोर क्यों कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, अपोजिट चार्ज प्लेट क्यों लेनी पड़ती, यही समझ में आता है। ये कहानी क्लियर हो गई? ये कहानी क्लियर है यहां तक की? अब हम वापस अर्थिंग पे आएंगे। अभी ये एक कंडक्टर है, तो हम इसको लिखेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, पर फिर भी आप इसको एक बार कॉपी करेंगे तमीज से। और इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? R/K। अभी हम इसको यूज करेंगे वापस से, समझ लो, जल्दी से बनाओ इसको। इसको नहीं बनाना,
अब एक बहुत मजेदार चीज समझेंगे हम लोग। पिछली 2 क्लासेस और आने वाली 2 क्लासेस, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पिछली 2 क्लासेस, एक क्लास ये हो गई और आने वाली 2 क्लासेस। अगर आपको इन 5 क्लासेस का कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, आपका कोई सवाल कभी इलेक्ट्रो से गलत नहीं हो सकता। यही वो दुनिया है जहां मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन है, दूसरे चैप्टर्स का कंसेप्ट है, वो सीखे जाते हो आप। सब करेंगे, सब करेंगे। पहले मैं अगला केस बता दूं, उसके बाद बात करेंगे। फिर अगर तेरा डाउट रह जाए तो बात कर लेंगे, हो सकता है वहां खत्म हो जाए पूरी डाउट जो तू सोच रहा है। हाँ, आप कुछ कह रही थी, फरमाओ। ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल कब होगा? जब अंदर रखेगी उसको। हुआ था एक दिन। अरे, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर तब होगी जब वो किसी कैविटी में रखा हो, वरना नहीं हो सकती। आई बात समझ में? वरना नहीं हो सकती। अभी समझना, अब समझना। ये मेरे पास, मेहरबानी करके कोई भी अपना पेन नहीं चलाएगा, मेहरबानी करके, है ना। और पेन नहीं चलाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं सो जाऊं। हाँ, ये भी तो सच है कि आपने तो कहा था कि मस्त बैठे रहो आप, हम बैठ गए। देखिए, सुनो ध्यान से, एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझना। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। हमने चार्ज दिया इसको प्लस Q। हेलो, ये यहां कितना इंड्यूस करेगा? बाहर कितना इंड्यूस करेगा? इसकी कर दी मैंने अर्थिंग। क्या पॉजिटिव पूरा ग्राउंड में चला जाएगा? क्या जो फील्ड लाइन बनेंगी वो इस बनेंगी? ये कहानी क्लियर होगी ना आपकी? यहां खत्म हो जाएंगी। बाहर फील्ड क्या होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? कि साहब बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे माना जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलकर जीरो बना देंगे, तो बाहर फील्ड क्या हो गया? जीरो। ये कहानी क्लियर? क्या यहां भी फील्ड जीरो है? सिर्फ इन दोनों के बीच वाले वॉल्यूम में फील्ड एग्जिस्ट करता है। एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यार ये वाला जो मेरा कंडक्टर ये 1 है और ये 2 है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1? V1 खुद के चार्ज की वजह से के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। क्या ये सच है? बोलो, थोड़ा तमीज से बात करते हैं। के क्यू को बाहर लेके आ जाऊं क्या? अंदर क्या बचा? 1/R1 प्लस, सॉरी 1/R1 माइनस 1 बाय, बहुत सिंपल है। बोलो भैया, एक बात बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर? कितना टाइम लगता है क्या? जिसकी अर्थिंग की उसका जीरो। अरे यार, ये V1 है ना, V2 जीरो है ना भैया, अर्थिंग कर दी ना। अच्छा, खुद के चार्ज की वजह से कितना उसका? माइनस के क्यू बाई R2। इस गरीब की वजह से कितना? प्लस के क्यू बाई R2। अरे यार, जीरो ना। इतना सोचेंगे क्या? जिसकी अर्थिंग उसको आंखें बंद करके जीरो। अब बताइए इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? इतना। बोलो भाई, अगर मुझे निकालना होता C, तो मैं कैसे निकालूंगा? Q बाय V कितना है? के क्यू 1/R1 माइनस 1 बाय, चलेगा? क्या क्यू रवाना हो जाएगा? सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समझ में आ गया होगा। अब जरा मुझे बताइए, क्या अभी मैंने जब चर्चा की थी इसकी, तो इसका कैपेसिटेंस कितना मिला था? यार, इसकी पॉजिटिव प्लेट यहां है, नेगेटिव कहां है? इंफिनिटी पे। तो R1 तो R है इसका,
R2 कितना होगा? अगर ये सच है तो अगर मान लीजिए मैं इसी फॉर्मूले के अंदर R2 को इनफाइनाइट पुट कर दूं तो ये चला जाएगा ऊपर, R1 by K becomes equals to 4 pi epsilon naught R1। ये कहानी क्लियर? नाउ दिस इज वेरी इजी स्टोरी, इसमें कोई समस्या नहीं है, केस 1 था। अब हम बात करते हैं केस 2 की, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। मैं केस 2 की बात करता हूं, और केस 2 में हमने क्या किया इस बार, ये हमारे पास बाहर स्फीयर है और ये हमारे पास अंदर वाला स्फीयर है। हमने इस बार उल्टी दुनिया की है, चार्ज देंगे बाहर वाले को और अंदर वाले की अर्थिंग करेंगे। अब एक मजेदार चीज है, ये केस 2 है। अब एक बहुत मजेदार चीज क्या है कि इसको दूंगा प्लस क्यू। कहानी के लिए ध्यान से समझना, ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R2 है, ध्यान से समझना। एक बात बताइए, जब मैंने इसको यहां रखा और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस पे चार्ज किसने इंड्यूस किया? इसके फील्ड ने। चार्ज हमेशा फील्ड इंड्यूस करता है भाई। क्या बाहर वाले को चार्ज दोगे तो अंदर फील्ड होगा? तो अंदर कोई चार्ज इंड्यूस, हेलो, क्या बाहर वाले को चार्ज दिया तो खुद का पोटेंशियल के क्यू बाई R2 था? नहीं था? था ना? अंदर वाले को कोई चार्ज दिया क्या? अंदर वाले का पोटेंशियल कितना? ये बदतमीजी है, बाहर वाले के बराबर। नहीं समझ में आया? तो अंदर वाले के तो ना तो हींग लगी ना फिटकरी, और उसको पोटेंशियल भी मिल गया। अरे यार, किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सरफेस के, तो जहां अंदर वाला रखा हुआ है वहां पोटेंशियल कितना है? बाहर वाले के बराबर। क्या आपने उसको चार्ज दिया? बाहर वाले को दिया, अंदर वाले को चार्ज दिया क्या? नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसका पोटेंशियल है, और उसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। अगर मैं उसकी अर्थिंग कर दूं तो धरती से नेगेटिव चार्ज आकर के उसका पोटेंशियल जीरो करेगा, तो उसकी अर्थिंग करने पर उसका फाइनल चार्ज नेगेटिव आना जरूरी है। अब एक मजेदार चीज है, अगर मैं इसकी अर्थिंग कर देता हूं, किसकी? अंदर वाले की, तो जैसे ही इसकी अर्थिंग करूंगा, ये अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करते इसमें चार्ज आ गया, मान लीजिए क्यू। कितना आ गया? क्यू। अब जरा मुझे बताइए, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना? के क्यू बाय R2। इसकी वजह से कितना? के क्यू बाई R1, और सम क्या होना चाहिए? जीरो, ताकि आपने अर्थिंग कर दिया। वापस क्यू की वैल्यू क्या आ गई? माइनस क्यू R1 by R2। Again, the magnitude of Q will be less than magnitude of capital Q। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अब सबसे काम की चीज निकल के आएगी। हेलो, जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो ये 10 कूलम था और ये 2R है और ये R है, तो ये कितना आएगा? 5 R 2R 1/2 हो गया। ये 10 था, 10/2 5, तो -5 है ना? अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम बात करेंगे कि भाई साहब ये हो गया माइनस, ये तो क्लियर हो गई ना बात। इस माइनस ने यहां कितना इंड्यूस किया? प्लस। और यहां कितना किया? क्या ये सच है? तो हमारे डेटा के मुताबिक क्या होना चाहिए? हमारे डेटा के मुताबिक ये होना चाहिए कि उसको मैंने कितना चार्ज दिया था? प्लस क्यू। यहां कितना आ गया अर्थिंग पे? माइनस क्यू। यहां कितना आ गया? बाहर कितना बचा? +5 क्यू। बाहर वाली सरफेस पे +10 था, यहां माइनस आया 5, यहां +5 आया, बाहर -5 भी आया, तो बाहर +5 बचा ना? नहीं समझ में आया? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द इनर शेल? -5। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द आउटर शेल? +10। इंड्यूस चार्जेस का सम तो जीरो होगा। कहां गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। हो गए साफ। क्या समझ में आया डॉक्टर साहब आपके? अरे हेलो,
आप बता दीजिए, आपकी क्या समझ में आया? तुम आज हंसते हो तो हंस लो मुझ पर, ये आजमाइश ना बार बार होगी। सही। और उसका चेहरा उतर गया जरा से, मैं ऐसे कौन सी बात हुई यार ये। अगर देखो बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं, दो तीन चीजें। अभी तो तुम्हारी क्या है, आजकल की जनरेशन बहुत अलग हो गई, मतलब ये जैसे कुछ कमबख्त आए ना ऑनलाइन वाले लोग, उन्होंने चीजें बदल दी। मेरी क्लास में रूल था कि मैं कुछ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था कि तुझे सवाल पूछना ही है, या तो तू पूछ लेना वरना मैं पूछूंगा, और अगर मैंने पूछा और तूने गलत आंसर दिया तो पूरी क्लास में खड़ा ही रहेगा तू। ऐसे अवेक होकर बैठते थे बच्चे, मतलब कभी भी कुछ पूछा जा सकता है। अभी तो कोई फर्क ही नहीं चलता, आईपैड लेके आते हैं, पीछे बैठते हैं, पीडब्ल्यू का वीडियो देख रहे होते हैं। अरे ये रियलिटी है भाई। आज वो एक ग्रुप बना रखा है बच्चों ने, नीट मास्टर प्रो नाम से, उसमें मैं बताता हूँ पढ़ के, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। अरे सुनो 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 सुनो, गलत बात, कितना बढ़िया लिखा उसने। अच्छा, उस बच्चे को नाराजगी हो गई उसकी थोड़ी सी बेचारे की, उसके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया। इसमें इनका डिस्कशन चलता है, मैं कभी कभी देखता हूँ, बच्चे फिजिक्स से सवाल पूछ लेते तो देख लेते हैं। उसने क्या लिखा, तो वो नाराज हो गया कि बालक, कि उसने जो 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 नोट्स की फोटो कॉपी भेजी उसने, बच्चा एलन का है। कहाँ का है? एलन का। और जो नोट्स वो पढ़ रहा है वो पीडब्ल्यू के हैं, और ग्रुप अनअकैडमी का है। एलन का बच्चा पीडब्ल्यू के नोट्स पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर डाउट पूछ रहा है। नहीं समझ में आई बात? तो उसको बुरा लग गया, बोले मैं कहीं का भी हो यार, डाउट नहीं पूछ सकता क्या? तो वो मजाक कर रहा था उससे, बोले डाउट तो पूछ सकता है तू, मैं कब कह रहा हूँ डाउट नहीं पूछ सकता। तो उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैं देख रहा था अभी रास्ते में गाड़ी में। तो ये ठीक है, लेकिन अब ये क्या है पता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आप थोड़ा सा इतना रेस्पॉन्सिबल ले लो यार, मुझे मेरा डाउट यही क्लियर करना है इसी क्लास में सबके सामने, मैं नहीं सोचूंगा कि मैं एक बार घर जाके वीडियो देख लूंगा तो समझ में आ जाएगा, किसी से पूछ लूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये अगर माइंडसेट है तो ये मान के चलिए आपको 2 गुना 3 गुना टाइम लगेगा, जो एक्चुअली लगना चाहिए उसके कंपेरिजन। आप जब दरवाजे से बाहर निकलो तो आपका एक भी डाउट दिमाग में नहीं होना चाहिए, फिर आप घर जाके प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप यहां देखोगे तो बहुत मजेदार चीज हमारे समझ में आई है। जरा मुझे बताइए, बाहर वाले चार्ज, एक बात बताओ मेरे को, ये माइनस क्यों आया ना, ये प्लस क्यों है ना, पर ये प्लस क्यों माइनस क्यों बाहर भी तो ला रहा है, तो इसका उसका सम तो जीरो ही है ना, तो इसका नेट चार्ज तो, अरे भाई जब तक चार्ज नहीं बदलता, जब तक कि कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाए या दे दे, और उसके लिए रास्ता चाहिए, रास्ता है नहीं। अर्थिंग तो आपने अंदर वाले की है भाई, तो बाहर वाले के नेट चार्ज में कोई चेंज। अब एक मजेदार चीज बनी, ध्यान से समझना, अब सब लोग इधर देखो, क्या ऐसे फील्ड लाइंस आएंगी? अरे आएंगी ना बेटा यार। क्या अंदर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट का सिस्टम बना? ये इक्वल एंड अपोजिट ना। क्या बाहर वाले की बाहर वाली सरफेस पे भी प्लस चार्ज नेट है ना यार? तो क्या उससे भी बाहर फील्ड लाइंस जाएंगी? कुछ समझ में आया? अब सबसे मजेदार चीज बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर शेल? लिखा हुआ है वहां जीरो। अरे जिसकी अर्थिंग कर दी उसका जीरो है यार, उसको भी गौर से देखने, कहीं निकल के कुछ आ जाए। कुछ नहीं आएगा, वो जीरो ही है। नहीं समझ में आई बात? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल? देखो, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ध्यान से समझना। V1 क्या है? जीरो। V2 बताइए, सुनो, खुद के चार्ज की वजह से कितना? के क्यू बाय R2 पॉजिटिव ना, इंड्यूस का तो जीरो मिलेगा ना, और इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई R2। R2, इसके सेंटर से उसका डिस्टेंस R2 है। धन्यवाद। क्या लिखूं बताओ? के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R2, मतलब क्या लिखूं? के क्यू माइनस क्यू बाई R2। क्या ये सच है? और जो V2 है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मजेदार चीज बताइए, आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा,
12वीं क्लास में एक बहुत कॉमन चीज पढ़ी होगी कि जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चाहे वो रजिस्टर्स हो, जब पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज फ्लो या करंट फ्लो सेम होता है। अगर सभी से जाने वाली करंट सेम है तो सीरीज, सभी से जाने वाला चार्ज सेम है सीरीज, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पैरेलल। रजिस्टर का सबको फॉर्मूला आता है, सीरीज में कैसे जोड़ते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में कैपेसिटर उल्टा हो जाता है, कैपेसिटर पैरेलल में कैसे जुड़ेगा, C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, और सीरीज में सिंपल। अब एक बहुत मजेदार चीज समझना, एक बात बताओ मेरे को, 1 का 2 के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? नहीं समझ में आया। और 2 का इंफिनिटी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? क्योंकि इंफिनिटी का भी जीरो ना। एक कैपेसिटर बना ना अंदर वाला, बना ना, इसका पोटेंशियल कितना? इतना। इसका कितना? जीरो। इसका कितना? इतना। उसका कितना? तो डिफरेंस दोनों का सेम। तो क्या इसका इसके साथ और इसका उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? तो ये पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में होंगे तो सी कितना आएगा? C1 प्लस C2। इन दो गरीबों का तो यही होता है। अरे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का इतना ही होगा ना। ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताओ, इसका और इसका कितना बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, और गरीब C2 कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अरे यार नहीं समझ में आया। नहीं, नहीं मतलब नहीं। देखो, देखो ना भाई, सच है? नहीं है, नहीं है, सच नहीं है। अब ठीक है, सुनो ध्यान से, रुक जाओ। दिस इज R1, दिस इज R2। धन्यवाद। ये कितना? ये कितना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कितना? Q माइनस Q। अरे एक प्लेट यहां ले ली ना, बची हुई वो है। ये और इसके अंदर वाली, तो ये बनी, और बाहर वाले का अलग शो कर दिया ना। व्हाट इज दिस? प्लस। क्या ये दोनों मिलके ही ये बना रहे हैं? बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसका कितना? किसी कंडक्टर को बाहर चार्ज दे तो कितना बनता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। नहीं समझ में आया। अब कंक्लूड करते हैं। अगर अंदर वाले को चार्ज देके बाहर वाले की अर्थिंग करूं तो सिर्फ एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा। नहीं समझ में आई बात? और बाहर वाले को चार्ज देके अंदर वाले की अर्थिंग करूं तो स्फेरिकल कैपेसिटर प्लस कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनेगा। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? हाँ? ये समझ में आ गया? इसमें कोई समस्या? पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, इस वाले इन दोनों को जल्दी से कॉपी करो, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं चलेगा, अभी करेंगे तो कॉपी कर ले। कभी अगर देखो ना, दो तीन तरह के प्राणी होते हैं जीवन में। एक बच्चा बचपन से पता है क्या होता है, उसको माँ बाप ने खिलौना लिया है और वो 3 दिन में तोड़ देता है। एक विशेष प्राणी और होता है जो बहुत सलीके वाला होता है। जब वो 25 साल का हो जाता है तो अपने कजिन्स को या दोस्तों को दिखाता है, देखो मेरे पापा ने मुझे 25 साल पहले दिलाया था, आज भी मेरे पास रखा हुआ है। ऐसे लोगों को कभी फिजिक्स समझ में नहीं आती। ये बहुत क्लियर है।
समझ में उसके आती है जिसने 3 दिन में तोड़ा था। तोड़ेगा वही जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि ये चला कैसे चाबी भरने पे, कुछ है अंदर इसमें। ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है बच्चों को आइडेंटिफाई करने की, उसके अंदर कुछ सीखने की शिद्दत है या नहीं है। एक बहुत मस्त रहता है, वो बड़ी डर डर के तो खेलेगा कहीं टूट ना जाए। नहीं समझ में आई बात? बचपन में अपने दोस्त या अपने कजिन्स आगे छुपा के रख देगा, हेलो। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होना होता है। तो आपने अगर कई बार ऐसा नोटिस किया हो कि आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस को घर में है खोला हो कहीं पे, तो ऐसे कहीं हाथ लगा, झटका लगा, जबकि प्लग खुला हुआ था। हाथ लगने पे झटका लगा, वो कैपेसिटर था, उसके बाद चार्ज स्टोर था, और तेने गलती कर दी उसके हाथ लगाने की। तेरी बॉडी कंडक्टर है, तेरी बॉडी जमीन के कांटेक्ट में थी, वो चार्ज इमीडिएटली धरती में जाएगा, पर जब दोबारा हाथ लगाएगा तो झटका नहीं मारेगा। नहीं समझ में आई बात? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कैपेसिटर ऐसा बनाऊं कि बाहर भी फील्ड एग्जिस्ट करे, अगर मैंने अर्थिंग नहीं की उसकी, तो बाहर फील्ड लाइंस निकल जाएंगी। आप सोचो, इसकी अर्थिंग आप नहीं करते ना, तो यहां प्लस क्यों चार्ज आ जाता, अब ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी में भाग जाती। तो वापस वही कहानी हो गई कि आपने चार्ज इसको देकर के बाहर कुछ नहीं रखा तो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको चार्ज दिया, इसकी अर्थिंग नहीं की तो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपकी किस काम की एनर्जी हो? आपको एनर्जी को कन्फाइन करना पड़ता है किसी वॉल्यूम के अंदर, बाहर फील्ड नहीं होना चाहिए। और एक इसके इसके अलावा भी एक बहुत मजेदार चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी मैं समझाता हूं उसको, पहले इसको करो। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बना लो पहले इसको। इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है पर ये किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि काम तो वही आएगी जो अंदर स्टोर्ड है। और जब बाहर चार्ज होता है ना, हमेशा आप देखना कैपेसिटर को इंसुलेशन करके रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं कि चार्ज वार्ज उसका फ्लो करके ना जाए, स्टोर रहे। फिर पढ़ेंगे ना हम कैपेसिटर, जब पढ़ेंगे पता है बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजें हैं यार। अब छोटा सा सवाल बताओ मेरे को, आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हो स्प्रिंग के, कॉम्बिनेशन पढ़ते हो रेजिस्टेंस के, किस क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन? सवाल सोल्व करने के लिए। क्यों पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन आप इसलिए पढ़ते हो कि भैया आप अपनी चॉइस का रजिस्टर नहीं बना सकते, बाहर के फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कितना रजिस्टर, मटेरियल पर डिपेंड करेगा कितना रजिस्टर तू बना सकता है। तो अगर तुम तेरी चॉइस का रजिस्टेंस नहीं बना सकता तो फिर तुझे कॉम्बिनेशन से बनाना पड़ता है। तो तेरी चॉइस का कैपेसिटर नहीं बना सकता तो मुझे कॉम्बिनेशन से बनाना पड़ेगा। मैं अपनी चॉइस का एक बड़ी सिंपल बात बताओ आप मेरे को, मान लीजिए मैं एक ब्लॉक को ऑसिलेट करवाना चाहता हूं, क्या करवाना चाहता हूं, और मुझे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इस तरह से चाहिए कि मेरे पास जो मास है, भाई आप जानते हो ना टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आती है, टी बराबर आ जाना भाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। हेलो, यही तो होती है। पर मुझे m/4k का ऑसिलेशन चाहिए, पर मेरे पास 4k की स्प्रिंग है ही नहीं, स्प्रिंग एक ही है। हेलो, एक ही स्प्रिंग है। ये कहानी क्लियर हो गई? ये समझ में आ गया? अभी दोबारा बात करूंगा इसकी मैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है। एक ये जो कंसेप्ट है ना कंस्ट्रेंट का, इसको दिमाग में सेट कर लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पुली है, ये 2 फ्री एंड है, ये पुली को मैं यहां लाना चाहता हूं, जिससे केस हो तो मूवेबल पुली। पुली के सेंटर को एक्स ऊपर लाने के लिए इधर रस्सी कितनी चाहिए, एक्स, इधर भी कितने चाहिए, तो पुली को चलाने के लिए एक्स, मुझे 2x रस्सी चाहिए होती है। कितनी रस्सी चाहिए होती है? अगर गलती से मैं इस एंड को फिक्स कर दूं तो ये तो मना कर देगा रस्सी देने के लिए, इसको झक मार के 2x ऊपर चलना पड़ेगा। तो आपका टिल दी आईआईटी एडवांस एक भी सवाल ऐसा नहीं कंस्टेंट मोशन का जो इसके बिना नहीं बनता हो, सब बनते हैं इससे। तुम कुछ भी कर लो, मर्जी माए तो डेरिवेटिव ले लो, मर्जी माए तो कंस्टेंट पढ़ लो, तुम कोई भी सवाल उठा के देख लेना, तुम्हारा पुली जो चल रही होती है ना, उसके ऊपर जाने वाली रस्सी कहीं जगह बांध देता है वो। तो हमारे पास में रस्सी के 2 सिरे हैं, एक फ्री एंड एक बंधा हुआ एंड। तो अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट x है तो फ्री एंड का 2x, पुली की वेलोसिटी v, फ्री एंड की 2v, पुली का एक्सेलरेशन a, फ्री एंड का 2a। इसको आप कैसे कर लेते हो कि साहब देखिए, अगर यहां टेंशन होगी, ये t, तो ये 2t, तो t और x का प्रोडक्ट बराबर कर देते हो। तो जहां टेंशन डबल उसका डिस्प्लेसमेंट आधा, जहां टेंशन आधी वहां डिस्प्लेसमेंट डबल, ये कर लेते हो ना आप। तो असल कहानी सिंपल है कि अगर मूवेबल पुली मूव कर रही है
और उसके ऊपर से गुजरने वाला रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ है, तो फ्री हैंड कितना चलेगा? अब सुनना मेरी बात, मैं एक सिंपल केस कहता हूं आपसे कि बेटा मेरे पास ये पुली है, यहां मैंने एक स्प्रिंग जोड़ी, हेलो, यहां एक ब्लॉक लटका हुआ है, फोर्स कांस्टेंट के, मास एम। मैंने देखा यार कि इसको जब मैं ऑसिलेट करवाता हूं तो इसको अगर एक्स खींचूंगा तो ये कितना खींचेगी? एक्स ही खींचेगी, सीधी जुड़ी हुई है, वो फिक्स है, पुली चल नहीं रही है। ये और ये एक ही बात है। इन दोनों का टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। कहानी क्लियर? मुझे तो 4 के चाहिए था, तो मैंने एक जुगाड़ बिठाया, ये ली रस्सी, ये ली पुली, यहां ली स्प्रिंग, यहां से गुजारी और ये लटका दिया ब्लॉक। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस ब्लॉक को एक्स नीचे खींचूं तो ब्लॉक क्योंकि पुली से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो पुली भी एक्स ही चलेगी ना। अगर ये स्प्रिंग ना हो करके ये भी रस्सी होती तो क्या तेरे अंदर दम तक तो इसको खींच लेता? नहीं खींच पाती ना। तो इसको खींचने पे पुली क्यों खींची? क्योंकि स्प्रिंग ने डिफॉर्मेशन दे दिया। क्या ये वाला एंड फिक्स है? तो अगर तू इसको एक्स खींचेगा तो डिफॉर्मेशन कितना आएगा? 2x ना। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? 2kx। क्या सब तरफ फोर्स सेम होता है? तो ये भी कितना? 2kx। तो ये कितना? 4kx। x के अलावा जो कुछ भी है वो k। तो तेरा टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई 4k। तेने उसी स्प्रिंग को यूज करके 4k का बना लिया। नहीं समझ में आया? उल्टी गंगा बहा दो। ये जोड़ दिया मैंने स्प्रिंग, ये है मेरे पास पुली। अब कहानी बदल गई, ये वाला केस नहीं है, ये रस्सी है और ये ब्लॉक है। अब जरा मुझे बताओ, क्या जितना पुली चलेगी उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा? बोलो भाई। पुली का डिस्प्लेसमेंट x, तो फ्री एंड का 2x। क्या ब्लॉक ऑफ फ्री एंड हो गया? ये बंधा हुआ है ना। तो अगर मैं फ्री पुली को चलाऊं x तो फ्री एंड कितना चलेगा? अगर फ्री एंड को चलाऊं x, पुली कितनी चलेगी? x/2। पुली आधी चलती है। आप इसको खींचे x, कितना खींचे? तो ये कितना खींचेगी? x बाय कितना फोर्स ऊपर लगाएगी? kx/2 ना। क्या आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है? तो यहां फोर्स कितना? kx/4। kx/4 मिलकर kx/2 बनाएंगे ना। आइडियल पुली पे नेट फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, क्या उस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है? हो सकता है, अगर उसका मास 0 है तो। आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो हमारी सभी पुलियां मासलेस होती हैं। तो पुली के पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बताओ उस पर नेट फोर्स कितना है? एम है, पर एम ही 0 था। तो आप आंखें बंद करके पुली पे नेट फोर्स 0 करते हो ना। क्यों 0 करते हो? क्योंकि वो मासलेस है, जबकि उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। नहीं समझ में आई बात? तो अगर नेट फोर्स 0 करूंगा तो मैंने यहां भी तो नेट फोर्स 2kx 2x 4kx किया था ना। तो ये kx है, तो ये और ये मिलकर ये kx/2 बनाएंगे ना। तो ये कितना होगा? अब तेन तो इसको खींचा था ना, तो x के अलावा जो कुछ भी है वो k। तो टाइम पीरियड कितना बन गया बता? t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k/4। नहीं जली ट्यूबलाइट। टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। समझ में आ गई बात? क्या दिमाग में सेट रखना है? अगर पुली के ऊपर से गुजरने वाली रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ हो, हेलो, तो पुली एक्स चलेगी तो फ्री एंड 2x। फ्री एंड x चला तो पुली x/2। वहां से यूज कर पुली पे नेट फोर्स क्या करना होता है हमेशा। अब वापस आते हैं अपनी जगह पे, इसी वाली कहानी को दोबारा कहता हूं। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, मैं पूरी कहानी दोबारा से बताता हूं। ये मेरे पास है एक स्फीयर, राइट, और ये मेरे पास दूसरा शेल है। इसको उठा के अपन ने रखा अंदर। पहली बात समझना, ठीक है, इसको चार्ज दिया +q, इसका रेडियस कितना? r2, इसका रेडियस कितना? r1। बताइए इस पे कितना पोटेंशियल आया? kq/r2 विदाउट एनी चार्ज ना। तो अगर इसकी अर्थिंग कर दूं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना। तो मान लो चार्ज -q आया, -q की वैल्यू अपन कैसे निकाली? q बराबर -q/r1/r2 ना। ये कहानी बहुत क्लियर। जरा मुझे बताइए, क्या इस -q की वजह से
यहां प्लस क्यू इंड्यूस होगा, क्या यह माइनस होगा? आप मुझे बताइए इसकी नेट वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। क्यों? आपने कहा इसका मैग्नीट्यूड इससे हमेशा छोटा होगा। बोलो। तो आप मुझे बताइए क्या ये प्लस क्यू पूरी आउटर शेल की इनर सरफेस पे, और ये क्यू माइनस क्यू जो पॉजिटिव मिलेगा वो बाहर है ना, तो क्या इधर फील्ड चलेगा प्लस से माइनस की तरफ? तो मुझे बताइए अंदर वाली प्लेट्स पे चार्ज क्या इक्वल है ना अपोजिट है? तो क्या ये मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे? इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये कहानी क्लियर? बाहर वाले की बाहर वाली सरफेस का चार्ज बाहर फील्ड भेजेगा, भेजेगा ना? क्या वो एक कंडक्टिंग सरफेस बना, कंडक्टिंग स्फीयर, क्या उस पर चार्ज है? उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और ये किसमें है? क्यों? क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इंफिनिटी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो। इंफिनिटी का कितना है? जीरो। तो वट एवर विद द पोटेंशियल ऑफ द आउटर शेल विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। नहीं जली ट्यूबलाइट? बोलो। सो दिस बिकम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर बोथ, राइट? ठीक है, हमारे यहाँ के आर्टिकल को लेकर के बात की जाए तो आपके जो काम की चीज थी सबसे मजेदार, वो कहां ये खत्म हो गई। अर्थिंग का केस यहां तक है, पर यहां ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। नाउ कैपेसिटर इज व्हाट? अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात को समझना, सुनो ध्यान से, अब काम की चीज समझो। एक तुम्हारे बोर्ड में सवाल आता था कि यार मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, हेलो, बहुत गरीब हूं, इसको चार्ज दिया मैंने क्यू। कितना चार्ज दिया? मैक्सिमम चार्ज प्लस क्यू दिया। अब इससे ज्यादा तो लीकेज होता है, इससे ज्यादा दूंगा तो, क्योंकि इस चार्ज पर इसकी सरफेस का फील्ड कितना हो गया होगा? 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अरे यार, उससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकता ना, पर मुझे इसको चार्ज और देना है। तो एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, एक काम करते हैं, इसकी वजह से मान लीजिए इसका पोटेंशियल वी नॉट हो गया, और वी नॉट से ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो चार्ज लीकेज हो जाता है। बोलो ना भाई। हम एक काम करते हैं, यहां रखा मैंने एक कंडक्टर और, इस गरीब ने यहां इंड्यूस किया माइनस क्यू, यहां इंड्यूस किया प्लस क्यू। अब मुझे बताइए उसके चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना था? इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, प्लस की वजह से प्लस आएगा। बोलो ना। तो माइनस ज्यादा आएगा या प्लस? क्योंकि माइनस पास में है। तो बताओ, आपने बिना कुछ किए, जैसे मान लीजिए ये 100 वोल्ट था, कितना था, और इसकी वजह से उसको माइनस मिला -40, और इसकी वजह से मिला +20, तो नेट कितना मिला? माइनस माइनस की वजह से कितना मिला? -40, इसकी वजह से मिला +20, तो इसको नेट कितना मिला? इसको 100 वोल्ट तक चार्ज कर सकते थे ना, इसको यहां रखने मात्र से ही उसका पोटेंशियल 20 वोल्ट कम हो गया, तो अब 20 वोल्ट तक का चार्ज और दे सकता हूं ना। तो इस कंडक्टर को पास में रखने से उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, अगर गलती से इसकी अर्थिंग कर दूं तो ये पॉजिटिव पूरा कहां चला जाएगा? अब उसका पोटेंशियल कितना हो गया? -40 मिला ना, तो कितना हो गया? 60। तो 40 वोल्ट तक का चार्ज। तो हम अपोजिट चार्ज प्लेट रखने का एक रीजन और होता है कि वो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और बोर्ड के मास्टर से समझाते हैं ऐसे कि देख बेटा ये चार्ज दिया, ये पूरा का पूरा कहां होगा? सरफेस पे। बोलो ना गरीबों, कहां होगा? सरफेस। इधर मैं प्लस क्यू रख दूं, तो अब ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो ये रिपल्शन से दूर चला जाएगा, तो यह जगह खाली हो जाएगी, तो और चार्ज दे दे। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, ओरिजिनल कंसेप्ट इज दिस। पर जब आप चार्ज दे रहे थे सरफेस पे चार्ज आ गया, अब तुम चार्ज दे रहे हो तो उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन धक्का दे रहा है, चार्ज नहीं दे पा रहे आप, आपने एक चार्ज रख दिया, अब ये चार्ज क्या करेगा? उसके रिपल्शन को उधर भगा देगा, तो जगह खाली कर देगा, तो चार्ज दे दे। नहीं समझ में आया? तो आपने चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा दी। तो किसी भी कंडक्टर के पास दूसरा चार्ज रख दूं तो उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है,
और अगर नेगेटिव चार्ज रख दूं तो और ज्यादा बढ़ जाती। इसीलिए हम कैपेसिटर बनाने के लिए अपोजिटली चार्ज प्लेट काम में लेते हैं ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ये आपकी दुनिया थी अर्थिंग की। हेलो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर चार्ज रखूंगा तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा और कॉन्सेंट्रिक के अंदर चार्ज कितना इंड्यूस होगा, वो फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस। किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ साउंड नहीं आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं, आपने को तो आ रहा है ना, बहुत तेज आ रहा है। ओह माय गॉड, बड़े आगे। शेयरिंग ऑफ चार्जेस लिखो फटाफट। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा कंसेप्ट है। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, चार्ज दिया q1, चार्ज दिया q2। इसका पोटेंशियल कितना? के क्यू वन बाई आर वन। इसका पोटेंशियल कितना? के क्यू टू बाई आर टू। कहानी क्लियर? हेलो, धन्यवाद। अब हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। ये हमारे पास ये कंडक्टर है और हमारे पास ये कंडक्टर है, आइए बात समझ लो। और इनको अपन ने जोड़ दिया, क्या चार्ज फ्लो करेगा? बोलो ना। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल इक्वल होने पर चार्ज भी इक्वल हो जाए, ऐसा जरूरी? हमने वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा था। ये बड़ा डायग्राम बनाओ जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने याद है मेथड्स ऑफ द चार्जिंग में समझा था कि दो बॉडीज को कनेक्ट कर दो, चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल सेम होने पर चार्ज सेम हो भी सकता है, और सेम कब होगा? जब वो आइडेंटिकल थी। आइडेंटिकल नहीं थी तो सेम, पर पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसका फाइनल चार्ज Q1 है, उसका फाइनल चार्ज Q2 है। इसका रेडियस कितना भाई? R1। इसका रेडियस कितना? R2। क्या फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा? V1 बराबर V2। ये सच है क्या? अच्छा, V1 बराबर V2 है तो हम इससे बोलेंगे के क्यू वन बाई आर वन बराबर क्या हो गया? के क्यू टू बाई आर टू। क्या ये सच है? क्या कैसे के रवाना हो जाएगा? तो बताइए, Q1 बाई Q2 क्या मिल गया? R1 बाई R2। क्या फाइनल चार्जेस रेडियस के रेशियो में आएंगे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? अभी अब तुम कॉपी करो, मैं कुछ पूछता हूँ। हाँ, क्या है उसमें? सिंपल सिंपल सवाल। एक तो फिजिक्स के सवालों को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। अगर उसको दिमाग में सब बिल्कुल राइट डायरेक्शन आ भी जाए ना, तो ये सही हो सकता है क्या? होगा सही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने एक, देखो सुनो मेरी बात, एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करूं या चार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करूं, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ये कहानी तो क्लियर है। इनिशियली पोटेंशियल किसी का ज्यादा किसी का कम होगा, मान लीजिए जिसका ज्यादा था इससे चार्ज उस पर फ्लो हुआ। अब यार एक बात बताओ मेरे को, ऐसा कोई तार है जिसका आर नहीं? ऐसा कोई तार नहीं होता जिसका आर नहीं होता। चार्ज फ्लो रहा है, इसका क्या मतलब है? करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो इसका मतलब क्या है? हीट, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वंस अपॉन ए टाइम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, याद है कुछ? तो जब तार से करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। क्या लॉस होता है? तो होगा क्या कि जब इससे उस पर चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस होगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पहले? के क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन। उसकी कितनी थी? के क्यू टू स्क्वायर बाई टू आर टू। ये टोटल ना, बाद में इनकी एनर्जी भी होगी। बाद वाली एनर्जी ज्यादा होगी या पहले वाली?
100% हीट में एनर्जी जा रही है तो एनर्जी लॉस होगा ना। अगर फाइनल चार्जेस में क्यू की टर्म में निकाल लेता हूं तो मैं एनर्जी लॉस की वैल्यू बता सकता हूं ना। आप मुझे बताओ क्या 100% एनर्जी लॉस पॉसिबल है चार्ज फ्लो में? पूरी की पूरी एनर्जी जो भी स्टोर थी सारी खत्म होगी। सोचो क्या 100% एनर्जी लॉस पॉसिबल है? फिर सोचो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। ये पता है ये छोटे छोटे सवाल हैं। यहां मैं इसको आर रेडियस, कितना रेडियस, प्लस क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, और दूसरा भी मेरे पास आर ही रेडियस है, माइनस क्यू चार्ज दिया। बता इसकी एनर्जी कितनी? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इसकी कितनी? प्लस के क्यू, माइनस क्यू का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। कितने जल्दी इमोशनल हो जाते हो तुम लोग यार। इसकी एनर्जी कितनी? उसकी भी कितनी? टोटल एनर्जी कितनी? के क्यू स्क्वायर बाई आर। अगर इनको जोड़ दूं दे विल न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। एनर्जी क्या हो गई? जीरो। 100% लॉस। सही सही सोचा था तुमने एक बार। नहीं समझ में आया? वो देखो शोक में वो सब कैसे संभव है? यस ऐसा संभव है। इसकी एनर्जी कितनी थी पहले? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। उसकी भी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2r ही है। बोलो ना यार, बोलना राजा बाबू। बोल ही नहीं रहा है वो। नहीं बोल रहा है यार, अब क्या कर सकते हैं? क्या ये प्लस क्यू है? क्या ये माइनस क्यू था? नेट चार्ज कितना है? तो जब इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा तो न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। बोलो। अभी करेंगे, सवाल करेंगे, समझो पहले, अभी से कंसेप्ट कंसेप्ट समझो, न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। तो आप मुझे बताओ जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे? डिस्चार्ज कर दिया ना? कर दिया ना? तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई? पहले तो थी ना, तो 100% लॉस हो गया ना। तो एनर्जी लॉस होता है और 100% लॉस भी हो सकता है। ये कहानी क्लियर हो गई? अच्छा मुझे बताओ, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि चार्जेस जो है रेडियस के रेशियो में आएंगे। आ गएगा रेडियस के रेशियो में। तो फाइनल चार्जेस विल बी अपीयर इन द रेशियो ऑफ रेडियस। जिसका रेडियस बढ़ा उसको चार्ज बढ़ा। अब एक बात करना, ये जो मेरा फॉर्मूला है क्यू Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2 +1 मैंने क्या बदला? कुछ नहीं बदला मैंने, दोनों को एक एक दे दिया। ये और ये की बात है ना? नहीं है? अच्छा ये क्या है बताओ? Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R2। क्या ये सच है? क्या ये टोटल चार्ज है? अच्छा ये भी तो सच है ना, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ही होगा। टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। इसको Q टोटल बोल दूं क्या? तो क्या Q टोटल है? तो Q2 की वैल्यू बताओ। R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई Q टोटल। बताओ Q1 कितना होगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय Q टोटल। आप आराम से निकाल सकते हो चार्जेस की वैल्यू। नहीं समझ में आई बात? इसको चार्ज दिया Q, उसको भी चार्ज दिया Q, इसका रेडियस R, उसका 2R। नहीं समझ में आई बात? हाँ? चार्ज लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस होती है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द फंडामेंटल ऑफ नेचर। टोटल चार्ज कभी चेंज, इंडिविजुअल बॉडीज का चार्ज बदल जाएगा। हमने पढ़ा था मेथड ऑफ चार्जिंग में, टोटल चार्ज इतना ही रहेगा। हाँ 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 पूछ ले। +1 +1 से कोई फर्क थोड़ा चलेगा? चलेगा क्या?
चलेगा? नहीं चलेगा ना? हाँ, चार्ज रेडियस का रेशियो में आएगा, तो ये रेडियस का रेशियो तो इधर वाला। नहीं समझ आया? नहीं आया? आया? नहीं आया? आया? यस, कॉन्फिडेंस, यस मुझे आया। यस वी कैन डू इट। तुमने अभी कुछ दिन पहले किसी की एक क्लिप मैंने बहुत अच्छी देखी, किसी मूवी की क्लिप है वो, उसमें ना वो एक छोटा बच्चा होता है और वो एक आदमी होता है, उस बच्चे से पूछता है, वो रिवर होती है वहाँ पे, कि तुझे स्विमिंग आती है? वो कोई हॉलीवुड मूवी का सीन है। तो भाई मुझे स्विमिंग स्विमिंग नहीं आती है। तो वो उठा के पानी में फेंक देता है उसको, और तैर के तो निकल जाता है। इतना में उसकी माँ आ जाती है, तो वो चीखती है, बोले स्विमिंग आती नहीं, पानी में डाल दिया। वो जैसे जैसे हाथ मार के निकल जाता है। तो उसकी वो गुस्सा करती है, बोले ये क्या तरीका है उसको पानी में फेंकने का? तो उससे पूछता है कि तुझे स्विमिंग आती है? लिटरली जब मैंने क्लिप देखी ना, मुझे अपना बचपन याद आया। मैं अपने खेत से आ रहा था मेरी माँ के साथ, खेत पे ना गाय भैंसों के लिए वो घास लेके आना होता है, तो कंधे बो रखा हुआ था, चारा लेके आना था। तो हमारे घर के, हमारे गांव में सेंचुरी है, तो उधर जब बारिश बहुत तेज होती है तो बीच में एक छोटी नदी है, वो आ जाती है, तो उसको पार नहीं कर सकते फिर आप। वहाँ कोई पुलिया वगैरह भी नहीं थी, लेकिन हमारे वहाँ आमों के पेड़ बहुत सारे थे, तो उस नदी किनारे पे आम के बहुत सारे थे। अब आम के क्या है ना, वो जहाँ किनारे होते हैं वहाँ पेड़ जड़ें बाहर निकली होती। तो मैं मतलब छोटा ही था, तो मुश्किल से तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता था। तो मेरी मम्मी से मैंने कहा, मेरे को ये तो पानी आ रहा है नदी, कैसे चलेंगे उधर? बोले तैर के। मैंने कहा मुझे नहीं आता। कि तुझे तैरना नहीं आता? मैंने कहा नहीं। तो क्या करा, वो पानी में कूदी, नदी पार की, तैर के वापस आई। पहले उन्होंने प्रूव किया कि मुझे तैरना आता है, और मुझे उठा के पानी में फेंक दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा खासा फ्लो था पानी का। उन्होंने इतनी कैलकुलेशन से मुझे फेंका कि वो पानी जब तेजी से जा रहा था तो वहां टर्न था 90 डिग्री लगभग। तो जब पानी टकराएगा सामने जाकर के, वहां पेड़ है, और पेड़ की जड़ें निकली हुई थी बहुत सारी। तो मुश्किल से 15-20 फीट का डिफरेंस था। पानी में फेंका, मैंने हाथ पांव मारे उल्टे सीधे, थोड़ी देर में मैं दीवार के टायर टकराया सीधा। वहां वो जड़ें पकड़ी, बाहर निकल के आ गया। फिर उन्होंने फेंका, आधे घंटे तक प्रैक्टिस चलती तक कि मेरे सारा गेम यहां से होता है। आप मुझे बताओ, मसल्स मेमोरी, हम रोने के लिए थोड़ी पैदा हुए। बात कर रहा है। आप मुझे बताओ, आपने जीव बचपन में एक बार साइकिल चलाना सीखा, अब 20 साल तक आप साइकिल मत दो, फिर भी साइकिल चलानी आती है ना? बात को समझना बहुत काम की चीज है। तो वो आपकी मसल मेमोरी है। मसल मेमोरी को पता है कि साइकिल मैंने चलाना सीख ली, चल ली। अगर आपने एक बार स्विमिंग सीख ली, 20 साल बाद तुझे पानी में डाल देगा तो कभी भी स्विमिंग कर लेगा। वो मसल मेमोरी है। तो ये मेमोरी भी उतनी ही बड़ी है, ये मेमोरी भी उतनी ही बड़ी है। वो आपको याद रहता है, बशर्ते आप पॉजिटिविटी क्रिएट करें। वहां पॉजिटिविटी क्रिएट होती है दिमाग में कि यार मुझे स्विमिंग आती है, मुझे साइकिलिंग आती है। जब आती है ना तो चला पाता है। अगर दिमाग से निकल गया नहीं आती है, तो नहीं चला पाएगा। क्योंकि कहानी साइकिल चलाने वाली है नहीं, साइकिल तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चलती है। सच बात तो यही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, बहुत सिंपल चीज है। साइकिल का पहिया ऐसे खड़ा कर दो, अकेला पहिया खड़ा कर दिया ऐसे, ऐसे खड़ा कर दिया पहिया, क्या वो रुक जाएगा जमीन पे? वो गिरेगा। पर चला के छोड़ दे, अब वो नहीं गिरता। तो जब तूने इसे रखा, तो उसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था। जब तूने उसको घुमाया, तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलॉन्ग आया, हॉरिजॉन्टल ऐसे। इस एंगुलर मोमेंटम को बदलने के लिए टॉर्क चाहिए। अब उसके सेंटर मास पे एमजी लग रहा है नीचे, नॉर्मल जा रहा है यहां से। अगर मान लो इसके मोशन बढ़ता घटता भी होगा तो फ्रिक्शन यहीं से जाएगा। इस पे कोई टॉर्क, और अगर टॉर्क नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कोई चेंज। तो वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए सीधा चलेगा ही चलेगा। तो गलत फहमी में बैठा हुआ है कि मैं साइकिल चला रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि तेरा जो डर है वो तुझे गिराता है, कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, उससे पहले तो झुक ही जाता है उधर। नहीं समझ पाई बात? वो डर तेरे को गिराता है। और जब तू एक बार चलाना सीख ले, तुझे समझ में आई तो साइकिल चलती तो गिरती, तो तू डर के मारे झुकेगा नहीं, तो नहीं गिरेगा। ऑल थिंग्स अराइव फ्रॉम फिजिक्स। ये कहानी क्लियर? अभी नहीं, कल क्या सवाल बाकी है दो। नहीं, नहीं मतलब नहीं, कल तो डाइपोल करेंगे।
ये आर है, ये 2r है, चार्ज दिया प्लस क्यू, चार्ज दिया प्लस क्यू, दोनों को प्लस दिया है। हेलो, सुनो ध्यान से, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, सिग्मा 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? घबराते हो तुम लोग यार। ये क्या है? Q अपॉन 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। नहीं समझ आया? धन्यवाद। इफ बोथ connect with conducting wire, हेलो, Q1 की वैल्यू बताओ यार। इधर देख लो, बंद करो अभी, तो कितना जल्दी है तुम्हारे, इतना जल्दी पहले तो नहीं लिखते तुम जब क्लास का यार कैसे बदतमीज हो तुम लोग। पहले तो आराम से, अगर टीचर गोला भी बनाएगा, अच्छा बनाया तो थोड़ा सा सही करो। अब लिख रहे धड़ाधड़। इसका रेडियस कितना? तो आर के रेडियस में आएगा ना, आर अपॉन आर प्लस आर, 3r। टोटल चार्ज कितना? 2q ना, कितना आया? 2q/3। अच्छा, Q2 की वैल्यू बताओ। 2r अपॉन 3r इंटू 2q विल गिव्स 4q/3। ये कहानी क्लियर? तो फाइनल चार्ज मिल गए। अच्छा, फाइनल चार्ज डेंसिटी इनिशियल चार्ज डेंसिटी के टाइम में बतानी है। बताओ, सिग्मा 1 डैश कितना होगा?